Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, I will discuss unit number 6, Mother to Son. Mother to son is an extended metaphor. Extended metaphor is a comparison that is carried out in more than one line, usually throughout the poem. ऐसी कंपैरिजन जो एक लाइन में ना हो बल्कि पूरी पोएम या एक से ज़्यादा लाइन में हो। यूजुअली तो कंपैरिजन जो एक लाइन में होती है उसको हम कहते हैं मेटाफर, जिसमें एज और लाइक जैसा वर्ड ना हो। ही इज़ अ लाइन, ये मेटाफर है। ही इज़ लाइक अ लाइन, ये सिमिली है। अब अगर कंपैरिजन एक से ज़्यादा लाइन में हो उसको फिर हम कहेंगे एक्सटेंडेड मेटाफर। इससे पहले गुड टेम्पर, वहाँ पर गुड टेम्पर और गुड मैन की कंपैरिजन एक से ज़्यादा लाइन में थी तो एक्सटेंडेड मेटाफर था। इसी तरह इस पोएम में एक मदर की लाइफ की जो स्ट्रगल है, जो जर्नी है, जो डिफ़िकल्टीज़ है, जो हार्डल्स है, उसको कंपेयर किया गया है एक ऐसे रोड, एक ऐसे ट्रैक के ऊपर जर्नी के साथ जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा शार्प मटेरियल, नेल्स और कांटे वगैरह पड़े हुए हो। एक ऐसी रोड के ऊपर ट्रेवल जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा शार्प मटेरियल हो, उसकी कंपैरिजन की गई है एक मदर की लाइफ की जर्नी के साथ। और ये कंपैरिजन एक लाइन में बल्कि पूरी पोएम में, इसलिए इसको कहते हैं एक्सटेंडेड मेटाफर। दूसरी बात ये कि ये पोएम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग भी है। ड्रामेटिक मोनोलॉग ऐसी पोएम होती है जिसमें एक बंदा बात करे और एक क्रिटिकल पॉइंट पे आके क्रूशियल पॉइंट पे हो, तो उसके लिए हम इसको कहेंगे ड्रामेटिक मोनोलॉग। Monologue means a talk by only one person, and dramatic means when there is a critical, a crucial situation. एक ही स्पीकर, इसमें मदर बात कर रही है तो इसलिए ये मोनोलॉग है, और एक क्रिटिकल पॉइंट, एक क्रिटिकल सिचुएशन के ऊपर है तो इसलिए ये ड्रामेटिक, तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग। इसी तरह ये एक डायडेक्टिक पोएम भी है। डायडेक्टिक पोएम इज़ अ पोएम दैट गिव्स अ लेसन, दैट गिव्स अ मोरल, दैट गिव्स मोटिवेशन। मदर अपने सन को मोरल, लेसन, मोटिवेशन दे रही है। तो डायडेक्टिक पोएम, तीन बातें हो गई। एक्सटेंडेड मेटाफर है क्योंकि पूरी पोएम में मदर की लाइफ की मुश्किलात को कंपेयर किया गया है एक रोड के ऊपर, एक मुश्किल रोड के ऊपर सफ़र के साथ। एक ही बंदी बात कर रही है और एक क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर, तो इसलिए ये क्रिटिकल ड्रामेटिक मोनोलॉग। और चूँकि इसमें फीमेल अपने सन को, एक मदर अपने सन को, तो इसलिए कि एक डायडेक्टिक पोएम भी है। फोर्थ पॉइंट भी मैं ऐड करूँ, दिस इज़ ऑल्सो सिम्बॉलिक पोएम। सिम्बॉलिक पोएम इज़ अ पोएम वेयर सिम्बल्स आर यूज्ड। अब सिम्बल का क्या मतलब है, सिम्बॉलिज्म का क्या मतलब है? सिम्बॉलिज्म मीन्स when a concrete object represents an abstract idea। जब कोई कंक्रीट चीज़ किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को रिप्रेजेंट करे, इसको हम कहते हैं सिम्बॉलिज्म। तो इसमें क्या है, इस पोएम में जो रोड के ऊपर नेल्स पड़ी हुई है, शार्प मटेरियल पड़ी हुई है, ग्लासेस, कांटे वगैरह पड़ी हुई है, ये मदर की लाइफ में जो मुश्किलात थे उसको रिप्रेजेंट कर रही है। अब नेल्स, कांटे, शार्प मटेरियल, ये कंक्रीट है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हार्डल्स को, मुश्किलात को, डिफ़िकल्ट, जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, तो इसलिए ये एक सिम्बॉलिक पोएम भी है। डायडेक्टिक पोएम, एक्सटेंडेड मेटाफर, ड्रामेटिक मोनोलॉग और सिम्बॉलिज्म, ये चार टाइटल के हवाले से। इसी तरह दिस पोएम इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स ऐसे पोएम को कहते हैं जिसमें न राइम हो न रिदम हो। तो इस पोएम आगे हम पढ़ेंगे, अब देखेंगे इसमें न राइम है और न रिदम है। तो स्टार्ट करते हैं। वेल सन आई विल टेल यू लाइफ फॉर मी एंड बेन मीन हैजंट बेन। ओल्ड इंग्लिश है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है पोट्री में। एंड बेन मीन्स हैजंट बेन। नो क्रिस्टल स्टेयर, क्रिस्टल स्टेयर मीन्स स्मूथ, ईजी, कंफर्टेबल, कंफर्ट जोन। अब ये जो स्टेयर, क्रिस्टल स्टेयर है, ये एक बाइबल की इवेंट जैकब्स लैडर को रेफ़र कर रहा है। तो इस तरह की फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं एलूजन। एलूजन मीन्स वेन एवर देयर इज़ अ डायरेक्ट रेफरेंस टू द पास्ट, स्पेशली टू द बाइबल। बाइबल का या किसी और बुक या किसी और पास्ट की इवेंट को कोई रेफरेंस हो, इस फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं एलूजन।
तो यहाँ पर राइटर ने ये एक फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है, इल्यूजन। इसी तरह आई विल टेल यू, पहले लाइन के एंड पे आइडिया कंप्लीट नहीं है, आइडिया नेक्स्ट लाइन तक एक्सटेंडेड है, तो ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, एंजेम्बमेंट। एंजेम्बमेंट इज व्हेन एन आइडिया डज नॉट एंड एट द एंड ऑफ अ लाइन बट एक्सटेंड्स इनटू द नेक्स्ट लाइन। जब किसी पोएम की लाइन के एंड पे आइडिया कंप्लीट ना हो बल्कि अगली लाइन तक एक्सटेंड हो जाए, इसको हम कहते हैं एंजेम्बमेंट। यहाँ पर यू के बाद बात कंप्लीट नहीं है बल्कि आगे उसने बताना है और वो जो बताया वो नेक्स्ट लाइन में, इसको हम कहते हैं एंजेम्बमेंट। इट हैज़ हैड टेक्स, टेक्स मीन नेल्स एंड स्प्लिंटर्स मीन शार्प मटेरियल, ग्लासेस वगैरह। एंड बोर्ड्स, बोर्ड्स मीन वैसे तो एक तख्ते को कहते हैं प्लेट, वुड वगैरह के लिए। टर्न अप मीन डैमेज्ड, डिस्ट्रॉयड। एंड प्लेसेस विद नो कारपेट ऑन द फ्लोर, बेयर, बेयर मीन अनप्रोटेक्टेड, अनकवर्ड, एक्सपोज्ड। अब मदर लेसन को एड्रेस कर रही है कि मैं आपको बताती हूँ कि मेरे लिए ज़िंदगी आसान नहीं थी, क्रिस्टल स्टेयर नहीं थी, स्मूथ नहीं थी, बल्कि मेरी ज़िंदगी के रास्ते में नेल्स थे, शार्प मटेरियल थे, और बोर्ड मतलब जिसके ऊपर मैं सफ़र कर रही थी वो डैमेज थी, डिस्ट्रॉयड थी, उसमें काफ़ी सारे इश्यूज़ थे, प्रॉब्लम्स थे, और ऐसे ऐसे प्लेसेस थे जहाँ पर कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। कारपेट यहाँ पर मीन्स कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, कोई सेफ पॉइंट, कोई लैंडिंग पॉइंट, कोई रेस्टिंग पॉइंट्स नहीं थे, और वो सब जो जर्नी थी, जो मेरी ट्रेवल थी, वो अनप्रोटेक्टेड थी, एक्सपोज थी, कोई प्रोटेक्शन, कोई कवरिंग उसमें नहीं था। तो जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि एक सिम्बॉलिज़म है, सिम्बॉलिक पोएम है, सिम्बॉलिज़म यूज़ है। यहाँ पर टेक्स डिफ़िकल्टीज़, इसी तरह स्प्लिंट्स, हार्डल्स, और बोर्ड्स जो है ये भी लाइफ की मुश्किल जर्नी को रिप्रेजेंट कर रही है। सिमिलरली कारपेट जो है, जिस तरह मैंने कहा, लैंडिंग पॉइंट्स, सेफ पॉइंट्स, रेस्टिंग प्लेसेस, तो ये जो भी है, ये टेक, स्प्लिंटर, बोर्ड्स और कारपेट, ये कंक्रीट है, और ये सारे के सारे कंक्रीट चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये एक सिम्बॉलिज़म है, सिम्बॉलिक पोएम है। इसी तरह ये मदर एक क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर अकेली बात कर रही है, तो ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग भी है। और ये कंपैरिजन आप देख सकते हैं कि ये पूरी लाइंस में कंटिन्यूड है और आगे भी कंटिन्यूड है, तो इसलिए ये एक एक्सटेंडेड मेटाफर भी है, और सन को एडवाइस कर रही है, तो डायडेक्टिक पोएम भी है। बट ऑल द टाइम आई हैज़ बिन मीन आई हैव बिन, ओल्ड इंग्लिश है तो इसलिए यूज़ है। क्लाइंबिंग ऑन मीन कंटिन्यूइंग माई स्ट्रगल। इन रीचिंग लैंडिंग्स, लैंडिंग मीन सेफ पॉइंट्स आर रेस्टिंग पॉइंट्स। कोई मतलब पहले तो उसने कहा कि कोई से पॉइंट्स नहीं थी, कोई रेस्टिंग पॉइंट्स नहीं थी, लेकिन फिर वो कह रही कि आगे मैं कोशिश कर रही थी कि सेफ पॉइंट्स तक रसाई हासिल करूँ, एक्सेस हासिल करूँ। एंड टर्निंग कॉर्नर मीन चेंजिंग डायरेक्शंस। एंड सम टाइम गोइंग इन द डार्क वेयर देयर एंड बीन नो लाइट, लाइट मीन्स गाइडेंस। कहते हैं कि मैंने अपनी सफ़र फिर भी कंटिन्यू रखी मुश्किलात के बावजूद, और मैं कोशिश करती थी कि मैं सेफ पॉइंट, सेफ जगह, लैंडिंग पॉइंट्स या रेस्टिंग पॉइंट सर्च करके इधर तक एक्सेस हासिल करूँ। इसी तरह मैंने डायरेक्शंस चेंज की, और ऐसी सिचुएशन में मैंने ट्रैवल की, स्ट्रगल की, जहाँ पर कोई लाइट, कोई गाइडेंस नहीं थी। सो बॉय डोंट यू टर्न बैक, टर्न बैक मीन स्टेप बैक, क्विट, गिव अप। आप इसलिए गिव अप न करिए, उसको एडवाइस कर रही है। डोंट यू सेट डाउन ऑन द स्टेप्स, डोंट यू सेट डाउन द स्टेप मीन क्विट, गिव अप। ऐसा ना हो कि आप हथियार डाल दें, यील्ड करे, सरेंडर करे। काज मीन बिकॉज, यू फाइंड इट्स काइंडर हार्ट, कि आपको पता चले कि लाइफ मुश्किल है और आप उधर ही सरेंडर करें, यील्ड करें, तो ऐसा कभी भी ना करें, क्योंकि मुश्किलात होनी है। मेरी मुश्किलात जिस तरह थी उसी तरह आपकी लाइफ में भी होंगी। डोंट यू फॉल नाउ फॉर आई स्टिल गोइंग हनी, कहते कि मेरी स्ट्रगल अभी भी कंटिन्यूड है, अभी भी मैं उसी तरीके से प्रोसीड कर रही हूँ। आई still climbing, I am still traveling in the difficult situation, I am still
पासिंग थ्रू डिफ़िकल्टीज़, मैं अब भी मुश्किलात से गुजर रही हूँ, तो इसलिए ये लाइफ आपकी भी ऐसी ही चलनी है। एंड लाइफ फॉर मी एंड बिन नो क्रिस्टल स्टेयर, लाइफ फॉर मी हैज़न्ट बिन स्मूथ, हैज़न्ट बिन ईजी, हैज़न्ट बिन अ कंफर्ट जोन, हैज़न्ट बिन कंफर्टेबल। तो इसमें राइटर ने अपने इस सन को एडवाइस दी है कि ये मुश्किलात ज़िंदगी में कभी भी ख़त्म नहीं होनी, मेरी ज़िंदगी में अब भी है, तो इसलिए आप मुश्किल से तंग आके कभी भी क्विट ना करें, कभी भी सरेंडर यील्ड ना करें। अपनी लाइफ को उसने कंपेयर किया हुआ है एक ऐसे रोड के ऊपर ट्रेवल के साथ जो कि बहुत ज़्यादा नेल्स और शार्प मटेरियल से भरा हुआ हो। अच्छा, इसमें अब 2-3 और जो फिगर्स आप स्पीच है वो मैं बताता हूँ। ऑलरेडी तो 3-4 पॉइंट्स मैंने बता दिए टाइटल के हवाले से, मैं रिपीट करता हूँ, रिवाइज करता हूँ। एक एक्सटेंडेड मेटाफर है, राइटर मदर की लाइफ की जर्नी को कंपेयर किया गया है एक रोड के ऊपर ट्रेवल के साथ। ड्रामेटिक मोनोलॉग है, मदर एक क्रिटिकल पॉइंट पे आके, क्रूशल पॉइंट पे आके सिर्फ वही बात कर रही है, एक बंदी बात कर रही है। इसी तरह सिंबल्स यूज़ है, सिम्बॉलिज्म यूज़ है, कंक्रीट चीज़ एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही है और एक लेसन दे रही है, तो एक डायडेक्टिक पोएम है। और मैंने पहले भी कहा था कि ये फ्री वर्स में लिखी गई पोएम है। फ्री वर्स मीन जिसमें न राइम होती है न रिदम, आप देख सकते हैं इसमें न राइम है इन लाइंस में और न कोई रिदम है। इसी तरह एंजेम्पमेंट यूज़ है जो कि मैंने फर्स्ट लाइन में बता दिया। एनाफोरा भी यूज़ है। एनाफोरा कहते हैं जब किसी लाइन की डिफरेंट लाइंस के स्टार्ट में कोई वर्ड रिपीट हो, जिस तरह ये यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड एंड एंड, 3 लाइंस के स्टार्ट में एंड यूज़ हुआ है, तो ये एक एनाफोरा होगा। Whenever a word or an expression is repeated at the start of the different lines of a poem, किसी भी पोएम के डिफरेंट लाइंस, ये डिफरेंट लाइंस है तीनों के स्टार्ट में कोई वर्ड रिपीट हो जाए, इसको हम कहते हैं एनाफोरा। बाकी एजोनेंस, कॉन्सोनेंस और इलिट्रेशन वो तो लाजमी यूज़ होते हैं, तो देखते हैं एजोनेंस, कॉन्सोनेंस और इलिट्रेशन की एग्जांपल्स कहाँ पर यूज्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यू टर्न में, बॉय सो बॉय डोंट में, तो सो बॉय डोंट में वाविल साउंड है एजोनेंस। मोस्टली एजोनेंस और इलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस ये तो यूज़ होती है। इलिट्रेशन जब वर्ड्स के स्टार्ट में कोई डू या 2 से ज़्यादा वर्ड्स के स्टार्ट में कोई सेम साउंड रिपीट हो। कॉन्सोनेंस जब वर्ड के मिड में वाविल साउंड हो, और एजोनेंस जब वर्ड्स के मिड में वाविल साउंड हो। जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओ साउंड वाविल साउंड है और ये स्टार्ट में नहीं है बल्कि मिड में है, तो ये एजोनेंस होगा। अब जब स्टार्ट में आएगा तो फिर इलिट्रेशन होगा, और मिड में अगर वाविल ना हो बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड हो तो फिर कॉन्सोनेंस होगा। तो यहाँ पर फ़िलहाल तो ये एग्जांपल जो है ये उसकी ही है। एजोनेंस की, इलिट्रेशन की और उसकी कॉन्सोनेंट की एग्जांपल इसमें नहीं है आई थिंक। मिसाल के तौर पर अगर जिस तरह लास्ट में आया था ब्रोकन ब्रांचेस, तो इसमें जो बी आर वाला साउंड था स्टार्ट में, तो वो इलिट्रेशन होगा। इसी तरह गुड टेम्पर में जो हमने पढ़ा था ब्रोकन ब्रांचेस, चूँकि स्टार्ट में थे दोनों वर्ड्स के स्टार्ट में बी आर वाला साउंड रिपीटेड है, तो वो उसमें इलिट्रेशन था। इसी तरह मेनली मेन में इलिट्रेशन एम वाला साउंड स्टार्ट में था, इन वाला साउंड कॉन्सोनेंट साउंड मिड में था, तो फिर कॉन्सोनेंट्स था, और आ वाला साउंड मिड में था, तो फिर एजोनेंस। मेनली मेन में 3 होते हैं। मेनली मेन में इलिट्रेशन भी है, एजोनेंस भी है, कॉन्सोनेंट्स भी है। मेनली मेन एम साउंड स्टार्ट में है दोनों वर्ड्स में, तो ये इलिट्रेशन हुआ। आ साउंड मिड में है और वाविल साउंड है, तो ये एजोनेंस, और एन साउंड मिड में है और कॉन्सोनेंट। मैं दोबारा बताता हूँ, मेनली मेन में
मेनली मेन में एम साउंड जो है ये इलिट्रेशन होगा, क्योंकि इलिट्रेशन वो होता है जब दो वर्ड्स के स्टार्ट में कोई सेम साउंड हो। फिर मेनली मेन में जो आ साउंड है वो एजुनेंस होगा, क्योंकि एजुनेंस दो वर्ड्स की मिड में मतलब दरमियान में स्टार्ट में ना हो, जब वाविल साउंड हो। और मेनली मेन में इन साउंड जो है ये कॉन्सोनेंस होगा, क्योंकि ये दो वर्ड्स की मिड में कॉन्सोनेंट साउंड है। इमेजरी भी आप कह सकते हैं यूज्ड है इस पोएम में, मदर टू सन में। और इमेजरी की मैंने लास्ट भी बताया था, इट इज़ व्हेन द वर्ड्स आर द लैंग्वेज अपील टू वन ऑफ योर फाइव सेंसेस। फाइव सेंसेस में से किसी एक सेंस को अपील करे, इसको हम कहते हैं इमेजरी। तो यहाँ पर एक तो आपकी जहन में स्केचेस बन रही है, किस तरह रोड है और उसके ऊपर मटेरियल पड़े हुए है, तो ये होगा इमेजरी ऑफ साइट। अच्छा, इसके अलावा ये जो लाइन है, लाइफ फॉर मी एंड बेन नो क्रिस्टल स्टेयर, लाइफ फॉर मी एंड बेन नो क्रिस्टल स्टेयर, ये रिपीट हुआ है। तो जब कोई लाइन रिपीट होता है पोएम में या सॉन्ग में, इसको हम कहते हैं रीफ्रेन। रीफ्रेन इज व्हेन अ लाइन इज रिपीटेड इन अ पोएम और इन अ सॉन्ग। किसी गाने में या किसी पोएम में जब कोई लाइन रिपीट हो जाए, मतलब एक बार स्टार्ट में हो, फिर मिड में हो, फिर एंड, किसी भी पोजीशन पे रिपीट हो जाए, इसको हम कहते हैं रीफ्रेन। तो इसमें एक ये भी फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड है, रीफ्रेन। ये लाइन इधर और इधर रिपीट हुआ है, तो जब कोई वो रिपीट हो जाता है लाइन, इसको हम कहेंगे रीफ्रेन। इसकी थीम की अगर हम बात करें तो परसेवियरेंस इसके एक थीम है। परसेवियरेंस मीन्स टू कंटिन्यू द स्ट्रगल डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज़। मुश्किलात के बावजूद सफ़र जारी रखना, अपनी स्ट्रगल जारी रखना। वन शुड नेवर गिव अप इवन इफ देयर आर अ लॉट ऑफ हर्डल्स। बहुत सारे मुश्किलात हो उसके बावजूद भी बंदे को गिव अप, क्विट नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी चाहिए।